टॉपिक पे ही है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सारे टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसी पे आगे चलते हैं। अभी तक को कोई समस्या लगभग नहीं है, और अभी तो देखो पूरा इन्वायरमेंट बचा हुआ है। जब चीज़ें सारी होंगी, जब पहुंचोगे काफ़ी नज़दीक विषय वस्तु के, तो आप खुद पाओगे कि चीज़ें बहुत ईजिली आपको समझ में आ गई। तो मैं आप सभी को पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन आप लोगों से चर्चा कर रहा था। पर्यावरण से जुड़े सम्मेलन, ये टॉपिक है जो मैं आप सभी से चर्चा कर रहा था, है ना। पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन, ये टॉपिक आप लोगों से चर्चा कर रहा था। इसी बीच में आ गई ग्रीन हाउस गैस की बात आ गई, या फिर इसी में आ गया वैश्विक तापन। वैश्विक तापन, ये बात निकल के आ गई। क्यों? क्योंकि सम्मेलन किसी न किसी उद्देश्य से होंगे ना, बिना उद्देश्य के तो होंगे नहीं। पर्यावरण अवनयन हुआ तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों का, विश्व के विभिन्न देशों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हो गया, और इसी में जो है बहुत सारे मुद्दे निकल के आए। तो दो प्रमुख मुद्दों के बारे में मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा था। दरअसल हमने क्या किया, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विभिन्न गैसों का उत्सर्जन करना प्रारंभ किया। अभी गैसें कौन कौन सी हैं, और इन गैसों के परिणाम स्वरूप विभिन्न समस्याओं का जन्म हुआ। विभिन्न गैसों का उत्सर्जन करना हमने प्रारंभ किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में जो रासायनिक कचरा है ये सबसे प्रमुख योगदान रखता है। और जब ये करना हमने शुरू किया तो ये विभिन्न गैसों का उत्सर्जन हमने किया। पहले कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्सर्जन बड़े स्तर पे हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े उत्सर्जक हम मानव स्वयं भी है ना। और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। मीथेन का उत्सर्जन बड़े स्तर पर हुआ। नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन बड़े स्तर पर हुआ। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उत्सर्जन बड़े स्तर पर हुआ। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बड़े स्तर पर हुआ। पर क्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बड़े स्तर पर हुआ। तो 6 ये गैसें हैं, और ये गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव को रखती है। मैंने कल आपको ग्रीन हाउस प्रभाव बताया था कि कांच का एक ऐसा जो है रूम, या कांच का ऐसा आयताकार क्षेत्र जहां पर इन गैसेस को यदि भर दिया जाए तो ये क्या करती हैं, सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती हैं, सूर्य की ऊष्मा का पुनः विकिरण नहीं होने देती हैं। ठीक है। इसके अलावा इन गैसेस का भी हमने विभिन्न शीतलक पदार्थों पर प्रयोग किया, या विभिन्न औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रियाओं पर इनका प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन किया बड़े स्तर पे हमने। हेलोन्स का उत्सर्जन किया बड़े स्तर पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड का किया। मिथाइल क्लोरोफॉर्म का हुआ। मिथाइल ब्रोमाइड का हुआ। ब्रोमो क्लोरोमीथेन का हुआ। तो इन सब का उत्सर्जन हमने किया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, इन गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। और इन गैसों के परिणाम स्वरूप ओजोन परत जो समताप मंडल में एक आवरण है, ये भी क्या होने लगा, इसका भी क्षरण होना शुरू हो लगा। ये टेबल बना लीजिए आप लोग, ये टेबल बना लीजिए। तो ये जितनी गैसेस हैं वैश्विक तापन के लिए कारक हैं, जिम्मेदार हैं। केवल इतनी नहीं है, अन्य और भी हैं, और भी लिस्ट है, लेकिन मुख्य प्रमुख यही है। और ओजोन गैस, ओजोन क्षरण के लिए ये गैसेस हैं जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ये जाकर के ओजोन के अणु को तोड़ करके ऑक्सीजन और जल में परिवर्तित करने लग गए। तो ऐसी स्थिति में अब जब ओजोन परत का क्षरण हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप भी पराबैंगनी विकिरण तेजी से धरती में प्रवेश करने लग गया। और ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ऐसी स्थिति में वैश्विक तापन की गति बढ़ गई। जब ये घटना बढ़ी तो इसका एक कारण जो है, इसके कारण से वैश्विक तापन यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ना और तेजी से प्रारंभ हो गया। और वैज्ञानिकों ने ये कई प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध भी किया कि पिछले 100 वर्षों में लगभग 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी का बढ़ चुका है, जिसके विभिन्न समस्याएं, विभिन्न कारक है। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको कि पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ चुका है। इन्होंने, वैज्ञानिकों ने बताया कि इस वैश्विक तापन में लगभग पिछले 100 वर्षों में तापमान की गति कितनी हो गई है। पिछले 100 वर्षों में तापमान कितना बढ़ गया है, 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर बढ़ गया, वैश्विक तापन। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अब यहां पे वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि हम इसको रोकने का भी प्रयास नहीं करते,
जो हमने औद्योगिकरण किया है और इन गैसों के उत्सर्जन को रोकने का प्रयास नहीं करते, तो ये टेम्परेचर आने वाले भविष्य में यानी 21वीं शताब्दी में आने वाले 100 वर्षों में ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और 3 डिग्री से लेकर के 11 डिग्री तक तापमान धरती का और बढ़ जाएगा और इसके कारक बहुत विनाशकारी होंगे। पूरी मानव आबादी, पूरी पृथ्वी में जीवन तंत्र सब समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। एक बड़ा असंतुलन होगा और नए प्रकार का इकोसिस्टम का जन्म होगा जिसमें पृथ्वी का जीवन समाप्त हो सकता है। ऐसा पूरा का पूरा प्रभाव पता चला और इसी उद्देश्य से फिर क्या होने चालू हो जाते हैं, विभिन्न पर्यावरण के सम्मेलन प्रारंभ होते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे कारक जो हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कारकों को हमें करना है। अब किसको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिखवाऊंगा मैं, लेकिन पहले मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी वैश्विक तापन के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये टॉपिक मैंने आपको डलवाई थी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, तो देखो जो ओजोन क्षरण के प्रभाव मैंने लिखवाए थे, ओजोन क्षरण के बहुत सारे प्रभाव आपको लिखवाए थे मैंने, है ना, वही लगभग प्रभाव इसके भी हैं, वैश्विक तापन के भी वही प्रभाव हैं, लेकिन फिर भी चलो एक बार लिख लो। इसके बाद आज के पूरे सेशन में मुझे क्या क्या आप लोगों को पढ़ाना है उसी बारे में मैं बात करूंगा। आज जो है मैं वैश्विक तापन के प्रभाव, ठीक है, पहला पॉइंट ये। इसके बाद दूसरा पॉइंट मेरा रहेगा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या उपाय हैं, इसके लिए उपाय क्या रहेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सीखने को मिलेगी जब मैं उपाय बताऊंगा, जिसमें एक पॉइंट है आपका उपाय जब वैश्विक तापन को या जलवायु परिवर्तन को, वैश्विक तापन के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, एक ये समस्या है, इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है, जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है। अब इससे निपटने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया जाएगा। अब ये उपाय क्या क्या होंगे, एक टर्म्स आएगा भू अभियंत्रिकी, तो इसमें कुछ तरीके अपनाएंगे। ये मानव के द्वारा पर्यावरण में जो उत्सर्जन किए गए हैं, विभिन्न गैसों का उत्सर्जन किया गया है, तो हम कुछ तरीके अपनाएंगे। देखो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम विकास कार्य को रोक दें, फिर से हम पाषाण काल की अवस्था में चले जाएं, ऐसा तो मुश्किल ही है। और यह भी संभव नहीं कि इस उत्सर्जन को न्यूनतम करके हम कुछ कर पाएं। उत्सर्जन तो होता रहेगा किसी न किसी रूप में, लेकिन हम कुछ तरीके कर सकते हैं, पर्यावरण में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं जो पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को या इसके उत्प्रेरक तत्वों को खत्म कर दे। अब इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे हम, कार्बन संचय का। अब देखो हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहां भेज रहे हैं, वायुमंडल पे, बड़े स्तर पे उत्सर्जन होकर वायुमंडल पे ही तो जा रही कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल पे जाकर के जितनी भी ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं जाकर के वहां पर क्या कर रही हैं, एक ऐसा आवरण क्रिएट कर रही हैं जिससे जो सूर्य की ऊष्मा है वो लगातार वहीं पे ट्रैप होती जा रही है और धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये विकिरण को पूरी तरीके से बाहर नहीं जाने दे रही, यही कर रहा है ना। तो क्यों ना ऐसा कुछ करे कि कार्बन जो पदार्थ हैं या कार्बन गैसेज हैं, इसको हम क्या करें, ठोस या द्रव में संचय कर लें, इसको पृथ्वी के नीचे भेज दें, है ना। ठोस या द्रव में इसको क्या करें, हम इकट्ठा कर लें किसी जगह पे और इसको वायुमंडल तक जाने से रोक दें। तो यही टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कार्बन संचय। एक टर्म्स और आपको पढ़ाऊंगा, सौर विकिरण प्रबंधन। देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी का काम है उसको वापस भेज देना, उसको विकृत कर देना, है ना। एक ऊष्मा संतुलन बना के रखना, ना ज़्यादा ठंडा हो जाना ना इतना गर्म हो जाना जिससे जीवन की उत्पत्ति खत्म हो जाए। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी तो है, लेकिन अब सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, ट्रैप्ड होता जा रहा है। तो हमें कुछ ऐसे उपाय करने हैं ताकि ये विकिरण होता है वापस जाता रहे। इसके लिए क्या हो सकता है, अब देखो आपने क्या किया, जंगल काट दिया। पहले क्या होता था, पेड़ पौधे होते थे तो पेड़ पौधे कार्बन को सिंक कर लेते थे, कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही लेते थे, तो एक बड़े सिंक के तौर पे वो कार्बन सिंक के तौर पे रहे हैं। महासागर भी एक बड़े कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि महासागरों में बड़ी वनस्पतियां पाई जाती हैं, शैवाल पाए जाते हैं, भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अब आपने क्या किया, धीरे धीरे पेड़ों को काट दिया, आपने उनकी जगह पे क्या बना दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, घर बना दी, है ना। आप घर बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, उस एवज में आपने वृक्षारोपण नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि पहले जो पेड़ पौधे थे सूर्य विकिरण को वापस कर देते थे, है ना। जैसे घास आप देखेंगे इतनी गर्म नहीं होती, घास ठंडी ही रहेगी, लेकिन आप चट्टान हो, कोई पत्थर का टुकड़ा हो, ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा को बहुत तेजी से अच्छा अवशोषक है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। घास ऊष्मा की अवशोषक नहीं है, घास सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, विकृत कर देती है, उसका एल्बिडो ज़्यादा है, उसको वापस कर देती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ब्लैक टी शर्ट में पहने हुआ हूं, ब्लैक कलर क्या करता है, ऊष्मा का अवशोषक होता है। ये ऊष्मा, जैसे मैं इसको पहन करके अभी रास्ते पे निकल जाऊं तो ये क्या करेगा, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, है ना। लेकिन इसी की जगह मैं सफेद कलर की टी शर्ट पहन के जाऊं, मैं आजाद फाउंडेशन की टी शर्ट पहन के जाऊं, तो वो ऊष्मा का उत्सर्जन कर देगा, वापस कर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में क्या किया गया है, अमेरिका में, चाइना में, कि जितनी घरों की छतें हैं इन सभी को पीले कलर से या सफेद कलर से, पीला कलर और सफेद कलर ऊष्मा को उत्सर्जित ज्यादा करता है, तो पीले कलर से या सफेद कलर से छतों को पूरी तरीके से पेंट कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, कम अवशोषण कम होगा, सूर्य के प्रकाश का विकिरण ज्यादा किया जाएगा। तो चूंकि हमें यही इसी चीज को, इन तकनीकी का सौर विकिरण प्रबंधन में हमें जितने भी आवास क्षेत्र बन रहे हैं उन आवास क्षेत्रों में छतों को सफेद कलर से, या हमें तभी देख रहे हैं ना, जो आपके घर में से बहुत सारे इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। और क्या क्या हो सकता है, कई वैज्ञानिकों ने तो यह भी सुझाया, नासा के ही वैज्ञानिकों ने, कि हम अंतरिक्ष में बड़े बड़े दर्पण लगा दें। अब कितना बड़ा दर्पण लगाओगे, कहां पे कौन कितने, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कुछ तो उपाय हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में बड़े बड़े दर्पण लगाने से सूर्य का प्रकाश वहीं से परिवर्तित हो जाएगा, धरती तक नहीं आएगा। ऐसा भी वैज्ञानिकों की सोच है। अब देखो, इसमें हंस भी सकते हो आप लोग, लेकिन फिर भी सौर विकिरण प्रबंधन में इसको भी देखते हैं, इसको भी बात करते हैं। या वायुमंडल में सल्फर एरोसोल उत्सर्जन विधि का प्रयोग करना, सल्फर एरोसोल उत्सर्जन विधि का प्रयोग करना है, जिसके परिणाम स्वरूप सौर विकिरण अधिकतम जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, सूर्य के प्रकाश को विकिरित कर देना है। ये भी जो है प्रयास करने की बात वैज्ञानिकों ने की है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से प्रयोग करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग न्यूनतम कर सकते हैं। तभी देखे ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना। देखो, जब जीवाश्म ईंधन, आप याद करो बचपन, तो मुझे लगता है आप भी लकड़ी जो है चीरते रहे होगे। बचपन में हम भी, ये तो था कि घर में खाना बनना है तो पहले माता जी कहती थी जाओ लकड़ी चीर के लाओ, तो लकड़ी होती थी, पहले उसे बीच से चीरते थे, उपलों की व्यवस्था करते थे, केरोसिन लेने जाते थे पहले, है ना। तो ये जितना भी पहले ईंधन बनता था, भोजन तो सबके घर पे बनता था ना, तो बड़े स्तर पे कार्बन और जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता था। तो पहला एक उद्देश्य ये था कि भाई हमें क्या करना है, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग न्यूनतम करना है, और इसी के लिए एक आपका इस समय एलपीजी सिलेंडर चल रहे हैं, तो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का कम हो जाए। और क्या हो सकता है, एक और प्रयोग हो सकता है कि वनों की कटाई को रोक दिया जाए। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, वनों की कटाई को अब रोका जाए। तभी आप देख रहे हैं शहरों में क्या होते हैं, शहरों में जो गांव बन रहे हैं, शहरों में यदि गांव में जाओगे तो वहां क्षैतिज आपको बिखराव मिलेगा, शहरों में जाओगे ऊर्ध्वाधर मिलेगा, 50-50 मंजिला बिल्डिंग मिलेंगी। शहरों में जाएंगे आप लोग, आइए यहाँ पे वसुंधरा है, जहाँ पे ये वसुंधरा क्या, कभी आप आइए गाजियाबाद में सिप्रा मॉल के पास, यहाँ पे सिप्रा मॉल है, वसुंधरा के पास ही है, हाँ सिप्रा मॉल वसुंधरा के पास ही है। और वसुंधरा पे आप जाइए तो सिप्रा मॉल के पास 50-50 मंजिला बिल्डिंगें बनी हैं। ऐसी बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट, इसको हाई राइजिंग बिल्डिंग होती हैं, तो विभिन्न ग्रुप्स के द्वारा ग्रुप हाउसिंग की जाती है। तो ये पूरा गांव होता है, पूरा गांव इसमें बसा होता है। तो ये क्या हुआ, इनका ऊर्ध्वाधर विकास करना है, क्योंकि क्षैतिज विकास के लिए जमीन चाहिए, और जमीन के लिए वनों का कटाव बड़े स्तर पे होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाए जो कि इको फ्रेंडली हो, है ना। और क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है कि जो
जो कार्बनिक कचरा है उसके सड़ने से, कार्बनिक कचरे के सड़ने से मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रकृति में होता है। क्यों ना उस गैस का प्रयोग, क्योंकि मीथेन एक ज्वलनशील गैस होती है, तो क्यों ना उसका प्रयोग हम क्या कर लें, ऐसे हमें एक ईंधन के तौर पे कर लें। तो उसके लिए क्या हो, हमें ऐसे कारखाने और ऐसी फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी जिससे ईंधन, जैसे कि एक आपका पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है, कहाँ पे है, नागपुर में है। नागपुर में इसको बोलते हैं नीरी, है ना, नीरी ये एक संस्थान है। मैं अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा, इससे कई क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, प्रदूषणकारी कृषि को हम रोक करके, प्रदूषणकारी कृषि को रोक दें। औद्योगिक गतिविधियों में भी ऐसी गतिविधियों को रोक दें जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आप कभी शहरों में छतों में जाकर खड़े हो जाएं, मैं जैसे गाजियाबाद में कभी कभी छतों में जाता हूं, तो यहाँ पे हजारों की संख्या में चिमनियां मिल जाएंगी, आपको हजारों की संख्या में चिमनियां मिल जाएंगी, और उन चिमनियों से सुबह सुबह प्रातः काल पे ज्यादा होती हैं गतिविधियां, और बहुत तेजी से जहरीला धुआं आसमान में उबलता हुआ दिखेगा आपको, है ना। तो ये भी इन सब गतिविधियों पे या तो उसके लिए फिल्टर्स हो या कार्बन संचय तकनीकी का प्रयोग किया जाए, है ना। वो जो पूरा का पूरा धुआं जो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल पे जा रहा है, उसको हमें क्या करना है, कार्बन संचय विधि के माध्यम से ठोस या द्रव में परिवर्तित कर देना है और धरती के नीचे उसे संचयित कर देना है। तो ऐसी कई तकनीकों को मैं आज बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैंने कल हेडिंग आपको डलवाई थी, वैश्विक तापन के प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहले इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए, वैश्विक तापन के प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहला पॉइंट लिखिए, वैश्विक तापन के कारण स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर, वैश्विक तापन के कारण स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ ही, जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ ही, देखो समस्या है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, समस्या क्या है, जलवायु परिवर्तन। प्रयास होने शुरू हो गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश यूनाइटेड नेशन के झंडे तले, बैनर तले काम करना शुरू कर चुके हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, देशों की पर्यावरण मिनिस्ट्री बड़े स्तर पे काम कर रही है, वनावरण से लेकर के बड़े स्तर पे। तभी अभी देखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 25 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है ना। और ये जो है एक बड़ा टारगेट होता है। ऐसे भारत के विभिन्न देशों में, क्योंकि वनाकरण हमारे यहाँ का बहुत कम है ना, वनीकरण 33% होना चाहिए, जहाँ के अभी 24% पे रुका हुआ है। तो देश ये सब कदम उठाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर के बाद स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान स्थानीय स्तर के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, व्यक्तिगत स्तर पर सबसे मूलभूत जो पहलू है व्यक्तिगत। आप क्या कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, आपका क्या योगदान है पर्यावरण में प्रदूषण के, तो आप भी जिम्मेदार है ना। आप भी कार चलाते होंगे, आप भी मोटरसाइकिल चलाते होंगे, आपका भी पक्का मकान होगा, आप भी किसी न किसी औद्योगिक गतिविधि में जुड़े होंगे, तो आप भी तो पर्यावरण प्रदूषण में सबसे बड़ा रोल कर रहे हैं, आप भी तो पूरा कार्बनिक कचरा सब कुछ फैला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, यदि स्थानीय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर इसके अवेयरनेस और जागरूकता आ जाए तो जलवायु परिवर्तन की समस्या को एक दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये कहां से होगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है, ठीक है। इसमें इसको बहुत अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी। चलो अभी चर्चा करता हूं, मैं सारी चीज लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिखवा रहा था, वैश्विक तापन के कारण स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन साथ ही पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुष्प्रभाव होंगे। साथ ही पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुष्प्रभाव होंगे जो मुख्यतः निम्न हैं। अब मैं एक एक करके आपको लिखवाऊंगा, जो मुख्यतः निम्न है। क्या प्रभाव होंगे, यही चीज हम लिख रहे हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट लिखिए, CO2 की अधिक मात्रा के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण, CO2 की अधिक मात्रा के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण, CO2 की अधिक मात्रा के कारण
वायुमंडलीय गैसों की संरचना में, वायुमंडलीय गैसों की संरचना में परिवर्तन, वायुमंडलीय गैसों की संरचना में परिवर्तन तथा वैश्विक ताप में असंतुलन उत्पन्न होगा, तथा वैश्विक ताप में असंतुलन उत्पन्न होगा, तथा वैश्विक ताप में असंतुलन उत्पन्न होगा। अगला पॉइंट, पृथ्वी की सतह महासागरों और निम्न वातावरण में तापमान में वृद्धि होगी। पृथ्वी की सतह महासागरों और निम्न वातावरण में तापमान की वृद्धि होगी। यह चीज मैंने बताई थी, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल सारा क्या होगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह महासागरों और निम्न वातावरण में तापमान में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट, जल चक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। जल चक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। जल चक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। एक चीज और बता दूं, 97% पानी पीने योग्य नहीं है ना, और 1% जो जल है, 1 नहीं 2% जल ग्लेशियर्स में है जो पेय योग्य है, जो शुद्ध जल है। यदि ये पिघल के महासागरों में चला गया तो ये भी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। जल पेयजल संकट आ जाएगा बड़े स्तर का, क्योंकि 1% पानी में क्या कर पाओगे। नदियों, झीलों, तालाबों का पानी सीमित ही है। भौम जल भी धीरे धीरे दूषित हो रहा है, उसमें भी आप औद्योगिक कचरे को आप जमीन के अंदर डाल रहे हो। मैं आपको यहाँ का बताता हूँ, गाजियाबाद में यहाँ पे एक कंपनी है केल स्टील, बहुत सारी औद्योगिक है, टाटा का भी है, केल स्टील का भी है। यहाँ पे स्टील औद्योगिक लोहे का उत्पादन बड़े स्तर पे गाजियाबाद पे होता है देखा जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जितना भी लोहे का औद्योगिक कचरा होता है उसको एक गड्ढा बना के रखा गया है और उसी गड्ढे पे डालते जाते हैं। मैंने खुद जाके देखा है चीज़ों को। अब उसको पूरी तरीके से जो है अब कौन करता है, ये सब वही है कि सरकारी जो नियम कानून है एक तरफ धरे रहते हैं, दुनिया भर के कानून, तो प्रोसेस्ड किया जाता है कि नहीं किया जाता। अब वो गड्ढा धीरे धीरे जाकर के भौम जल जो नीचे पीने युक्त पानी है उसमें जाकर वो कचरा मिलता जाता है। मैं आपको पूरा इलाका बता रहा हूँ यहाँ का, गाजियाबाद के पूरे के दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी पीने योग्य नहीं, क्यों, पानी खारा हो चुका है। तभी आप देखेंगे ना यहाँ पे बाल गिरना, चेहरे में कुछ भी, यहाँ पे बिना शैम्पू के आप नहा नहीं सकते। पानी को कभी हाथ में लेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर आपको कचड़े मिलेंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोहे के कण भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारा कचरा। पानी को हाथ में लेकर के देखिए तो बहुत पानी कैसे दूषित हो रहा है। या औद्योगिक कचरा आप भौम जल को भी खत्म किए दे रहे हो, भौम जल भी पीने योग्य नहीं, उसे भी दूषित किए दे रहे हो। क्यों, औद्योगिकरण, औद्योगिक कचरा। बड़ी बड़ी जगह पे इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं। ये तो मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर से कहीं चले जाओ, कहीं पर भी, तो स्थिति ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे वही है, बड़े बड़े प्यूरोफायर लगे हुए हैं, है ना, उनके द्वारा जो है वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट करके फिर आप तक पहुँचाया जाता है। अब वो कितना सही पानी देते हैं ये भी नहीं पता है, तो स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़। इसीलिए हमारी वैलिडिटी कितनी बची है, हमारी वैलिडिटी बची है मात्र 50 साल 60 साल। 50 साल 60 साल बाद जिंदगी, पाँव, शरीर सब साथ देना बंद हो जाएगा आपका, है ना। या तो हो सकता है आप निपट जाओ, ज़्यादा बढ़िया तो यही है, निपट ही जाओ। 67 साल औसत आयु बची है भारत में, औसत आयु 67 साल है। बच्चा जो है 30 साल के बाद बूढ़ा सा लगने लगता है, ऐसा लगता है वृद्ध हो गया। उसके चेहरे की चमक, और सब कैसे, खान पान, सबसे चीज़ तो यही है ना, शुद्ध ऑक्सीजन यदि आप ले रहे हैं तो आपके शरीर के पूरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। फिर क्या होता है, 50 साल के बाद आप बेड पे गुजारते हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। खान पान नहीं तो कर दिया सारी चीज़ें। यदि अच्छा खाना होता, अच्छी हवा होती, अच्छा पानी होता तो शायद मैं स्वस्थ रहता, हेल्दी रहता। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप पूरे जीवन कमाते हैं और बुढ़ापे में पूरा गंवा देते हैं, किसमें, स्वास्थ्य के बचाव को लेकर के। अरे मैं कहता हूँ निपट जाओ, कुछ नहीं रखा है ना। तो जिंदगी भर की कमाई बुढ़ापे में 1 सेकंड में चली जाती है, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य समस्याएं आपको आकर के घेर लेती है। अब चूंकि बीमार नहीं कराओगे इलाज तो कुछ नहीं, प्राइवेट वाले तो बैठे ही हैं, उन्हें पता ही है। तो हेल्थ सेक्टर इसी कारण से बहुत ज़्यादा करप्ट भी होता जा रहा है। चलो अगला पॉइंट लिख लो, जल चक्र में अवरोध होगा। दुनिया के अधिकांश भागों में वर्षा चक्र में परिवर्तन, दुनिया के अधिकांश भागों में वर्षा चक्र में परिवर्तन। व कृषि क्षेत्रों की मिट्टी की नमी में कमी आएगी, व कृषि क्षेत्रों के मिट्टी की नमी में कमी आएगी।
व कृषि क्षेत्रों के मिट्टी की नमी में कमी आएगी। अगला पॉइंट, महाद्वीपीय और ध्रुवीय हिमनदों, अगला पॉइंट, महाद्वीपीय और ध्रुवीय हिमनदों, हिमशैल, हिमशैल, हिमशैल का मतलब क्या है ना, इसको बोलते हैं आइसबर्ग। आप देखते हैं कि समुद्रों में इतना सा हिस्सा बर्फ का दिख रहा होता है, ठीक है, जैसे कि वो पूरा का पूरा एक मूवी आप लोगों ने जरूर देखी होगी, पक्का टाइटैनिक देखी होगी आपने। वो छोटा टुकड़ा नहीं होता बर्फ का, उसके नीचे पूरा का पूरा पहाड़ होता है बर्फ का। तो हिम सब आइसबर्ग छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके नीचे पूरा कठोर चट्टान होती है। और वो आर्कटिक वृत्त, ये पूरा का पूरा जो अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है, जहाँ से लैब्राडोर ठंडी जलधारा है, महासागरीय धारा है, ये सब इस हिस्से पे बहुत बड़ी संख्या में ये हिमशैल पाए जाते हैं। तभी यहाँ पे देखते हैं बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं। अगला लिखिए, महाद्वीपीय और ध्रुवीय हिमनदों, हिमशैल, ग्लेशियर आदि के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी। आदि के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कई द्वीप और तटीय परितंत्र डूब जाएंगे, जिससे कई द्वीप एवं तटीय परितंत्र डूब जाएंगे। कई द्वीप और तटीय, फिजी गया, मालदीव गया, सेशल्स गया, ये जितने भी इंटू पिंटू छोटे छोटे हैं ना, सब चेगो सेल्टो सब चले जाएंगे। हवाई भी जाएगा, वो कहाँ से रहेगा? तो द्वीप चले जाएंगे, सब निपट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में एक बड़ा इकोसिस्टम प्रभावित होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, ध्रुवीय हिमनदों, हिमशैलों, हिमछत्रकों आदि के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी, जिससे कई द्वीप और तटीय परितंत्र डूब जाएंगे। अगला पॉइंट, समुद्री जल में CO2 की, समुद्री जल में CO2 की पहले से अधिक विलय के कारण, समुद्री जल में CO2 की पहले से अधिक विलय के कारण सागरों में अम्लता बढ़ जाएगी, एसिडिक हो जाएगा पूरा का पूरा पानी। तो जो पूरा का पूरा समुद्री परिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र में हजारों लाखों की संख्या में जीवों का निवास स्थान है, वहां पे बड़े स्तर पे वनस्पतियों का निवास स्थान है, जो पूरा का पूरा जल के अंदर का हाइड्रो इकोसिस्टम है, पूरा प्रभावित हो जाएगा और जल भी वहां पर भी बड़े स्तर पे परिस्थितिकी नुकसान होगा। तो इसी बात को लिख रहे हैं, समुद्र में CO2 की पहले से अधिक विलय के कारण सागरों में कई समुद्री पौधे व जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। सागरीय जल में CO2 की पहले से अधिक विलय के कारण सागरों में अम्लता बढ़ जाएगी और अम्लता व तापमान में वृद्धि के कारण सागरों में अम्लता बढ़ जाएगी, सागरों में अम्लता बढ़ जाएगी और अम्लता व तापमान में वृद्धि के कारण कई समुद्री पौधे व जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार में पहुंच जाएगी। इस तरह पूरा का पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। पूरा का पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में आ जाएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, स्वतः वैश्विक तापन भी ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को तीव्र कर देगा। स्वतः वैश्विक तापन भी क्या करेगा? ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को तेज बड़ा कर देगा, बहुत तीव्र गति पे कर देगा, फिर तो और बुरी स्थिति आ जाएगी। स्वतः वैश्विक तापन भी ओजोन क्षरण की वृद्धि दर को बढ़ा देगा। पिछले दशक में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही आपने अभी देखा होगा, हाल फिलहाल में ही निसर्ग, है ना, निसर्ग तो चलो कुछ समय पहले निपट गया, इससे पहले ही चला गया। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में
है ना। तो आपने अम्फान तूफान, इससे पहले विभिन्न तूफान लगातार आते ही गए। तो आप समझ सकते हैं ना, इनकी चक्रवातों की बारंबारता, भूकंप की बारंबारता, विभिन्न प्रकार की बाढ़ों की बारंबारता, तो आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है। कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। कभी मौसम का कुछ पता नहीं, ठिकाना नहीं, सर्दी है, गर्मी है, क्या है क्या नहीं, पता नहीं चलता। तो वही चीज़ें हैं। पिछले दशक में विशेष रूप से 2012 में, पिछले दशकों में विशेष रूप से 2012 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, मुझे याद है 2012 में हुदहुद आया था, हुदहुद, ये बंगाल की खाड़ी के तट पे आया था, ये उड़ीसा वाले तट से गोपालगंज से टकराया था। विशेष रूप से 2012 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, तूफान, सूखे, बाढ़ जैसे आदि चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता की दर में हुई वृद्धि जग जाहिर है। चक्रवातों, तूफान, सूखे, बाढ़ आदि जैसे चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति की तीव्रता की वृद्धि जग जाहिर है। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जीव व पादप जैवभार, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जीव व पादप जैवभार उत्पादन में भिन्नता उत्पन्न होगी। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जीव व पादप जैवभार उत्पादन में भिन्नता उत्पन्न होगी। अंतिम पॉइंट, वैश्विक तापन से सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव। अब वैश्विक तापन से सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव, अब देखो क्या है सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव क्या है? आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो घर का जितना पैसा है आपके बीमारी पे लगेगा। घर में विभिन्न प्रकार के तनावों का जन्म होगा, जो घर की आधारभूत जरूरतें आप पूरा नहीं कर पाएंगे। घर में एक ऐसा नकारात्मक माहौल रहेगा जिससे आपकी सामाजिक प्रगति रुक जाएगी और इसके बाद आप परेशान हो जाएंगे। घर में ये भी हो सकता है कि सामाजिक तौर पे पारिवारिक विघटन और विभिन्न समस्याओं का जन्म होगा। तभी आप देख रहे हैं ना, अब आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली क्यों लोग रहने लग गए, क्यों एकल परिवार बनने लग गए? क्योंकि संयुक्त परिवार में विभिन्न समस्याएं लगातार आती रहती हैं। अब तो समस्याओं की बारंबारता बहुत ज़्यादा है, घर में बीमार भी हैं, वृद्ध भी हैं। तो अब आज का भौतिकवादी समाज है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी किसी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। तो अब भैया हम दो हमारे दो, बस यही वाली कहानी हो गई। फिर वो दो अलग होकर के फिर वो अपने हम दो हमारे दो पे लग जाते हैं। तो माता पिता की किसी को कोई चिंता नहीं है, सब अपनी अपनी समस्याओं पे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग घरों में पड़े हुए हैं, किस लिए? तैयारी करने के लिए। किसकी तैयारी? परीक्षा की तैयारी करने के लिए। माता पिता की सेवा कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आपको अपना लक्ष्य देखना है ना, आपको माता पिता से क्या मतलब है। तो ओवरऑल अब हो सकता है जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपकी स्थिति और भी हो जाए, सिलेक्शन के बाद शादी हो जाए तो और बुरी स्थिति हो जाए, और माता पिता को छोड़ दो तो बहुत बुरी स्थिति है। यही चीज है। क्या हुआ? जल चक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। जल चक्र मतलब क्या है? जल चक्र जब मौसम ही सही नहीं होगा तो जल चक्र, जब वर्षा आनी थी वर्षा नहीं आएगी, है ना। इसके अलावा ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो जो नदियों का जल है, नदियों के जल भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि नदियों के जल के स्रोत क्या है? ग्लेशियर ही हैं। तो पूरा का पूरा जल तंत्र आपका प्रभावित हो जाएगा। पहले ये सामाजिक आर्थिक वाला लिख लो। वैश्विक तापन से सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव, वैश्विक तापन से सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव या तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विस्थापन। जो तटों के, मुंबई के लोग आएंगे आपके यूपी में रहने, अभी मुंबई से भगा रहे हैं ना, फिर यूपी बिहार में रहेंगे लोग, तो ये फिर एक विद्वेष की भावना होगी। क्षेत्रीय विस्थापन जब होगा तो कोई किसी को आने दे एक दूसरे जगह पे, तो ये भी एक स्थिति आने वाली है। विभिन्न देशों में जब जल स्तर बढ़ेगा तो वहां के नागरिक जाएंगे कहाँ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कंडीशन क्रिएट होगी। तो वही बात मैं लिखवा रहा हूं, वैश्विक तापन से सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव या तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विस्थापन, अनियमित मौसम के कारण कृषि उत्पादकता में कमी। अनियमित मौसम के कारण कृषि उत्पादक, तो खाद्यान्न संकट भी आ सकता है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अनियमित मौसम के कारण कृषि उत्पादकता में कमी, शहरी अर्थव्यवस्था का पर बुरा असर
शहरी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेंगे। शहरी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेंगे। विकासशील देश अपनी घनी आबादी विकासशील देश अपनी घनी आबादी और तकनीकी के अभाव विकासशील देश अपनी घनी आबादी, तकनीकी के अभाव और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सबसे अधिक प्रभावित होंगे। सबसे अधिक प्रभावित होंगे। सबसे अधिक प्रभावित होंगे। सबसे अधिक प्रभावित होंगे। तो तीसरा नंबर जो मैंने लिखवाया था वो जल चक्र में अवरोध, और चौथा नंबर था कि जो महाद्वीपीय यानी कि जो आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है वहाँ पे जितना भी ग्लेशियर है वो पिघलेगा, ध्रुवीय क्षेत्र के ग्लेशियर्स वो पिघलेंगे, जो हिमनद हैं वो भी पिघलेंगी, हिमशैल आइसबर्ग हैं वो भी पिघलेंगे। तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा, समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा और बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो पूरा डूब जाएगा। वही चीज मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है। अरे अब आपको कितना बताएं, वैश्विक तापन यदि बढ़ेगा तो ओजोन परत और स्वतः और वो विरल होती जाएगी, ओजोन छिद्र बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और धरती का तापमान बढ़ेगा वैसे ही ओजोन के क्षरण की समस्या और ज्यादा तीव्र हो जाएगी, उससे समस्या और गहन हो जाएगी, ठीक है। लास्ट से तीसरा चौथा ये क्या है, लास्ट से तीसरा चौथा क्या होता है, चलिए अब आप लोग बैठिए, बाद में पूछेगा जब क्लास खत्म हो। नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय। जितने भी पॉइंट है वैसे मैंने पहले ही सब समझा चुका हूं। जलवायु परिवर्तन के यदि आप पहली क्लास से हैं तो आप देखेंगे कि पहले कल तो बहुत चीजें बताई हैं मैंने, वही सारे पॉइंट तो लिखवाए, कुछ को नया पॉइंट थोड़ा ना लिखवाया। कल ओजोन वाले टॉपिक पे सारे ये पॉइंट मिल जाएंगे, आप देखोगे तो मोटा मोटी, लेकिन ये अलग से मैंने लिखवा दिए ताकि आपको कोई भ्रम ना रहे। अगला डाल दीजिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, मेथड टू फाइट क्लाइमेट चेंज। क्या हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो मेथड्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज में पहला पॉइंट लिखिए, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। तो किन ईंधनों का प्रयोग किया जाए, प्राकृतिक ईंधनों का प्रयोग किया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, इसका प्रयोग अब होना हो गया ना, एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे सौर ऊर्जा सबसे प्रमुख हुई। जल विद्युत ऊर्जा सबसे प्रमुख, बिजली से अब सब कुछ चलने लग गई। रेलें जिनसे बड़े स्तर, पहले डीजल इंजन और कोयला का इंजन ये सब चलता था ना, भाप इंजन, कोयला इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल, ये सब बंद हो गया, अब सब विद्युतीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि ये सब यही कन्वेंशन, सम्मेलन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयास सब उसी से जुड़े हुए हैं। पहले स्लीपर जो होते थे, आप देखेंगे जो पटरियां होती हैं, पटरियों के बीच में स्लीपर लगे होते हैं, तो स्लीपर पहले लकड़ी के होते थे और लकड़ी के होने के कारण बड़ी संख्या में वनों को काटा जाता था। एक रेलवे लाइन बिछाने में पूरा का पूरा जंगल साफ हो जाता था। अब उनको सीमेंटेड कर दिया गया है। 2-3 कारण है, पहले तो स्लीपर जो है बरसात में सड़ भी जाते थे, तो फिर से नया वनिका फिर काटना पड़ता था। ऐसी स्थिति में पूरा सीमेंटेड बनाया जाता, लेकिन सीमेंटेड बनाने के कारण फिर कंक्रीट है ना, कंक्रीट के कारण फिर से, लेकिन फिर भी उससे तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, अब इसमें लिखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय। पहला पॉइंट लिखिए, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम हो। ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम हो। ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम हो। ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम हो। जीवन शैली और तकनीकी में परिवर्तन करके हम स्वयं, देखो हमें व्यक्तिगत, मैंने आपको ये जो बताया ना, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत है। यदि व्यक्तिगत स्तर पे आप जिम्मेदारी ले लें कि हम जलवायु परिवर्तन को लेकर के अपने तरफ से ऐसा प्रयास करेंगे, थोड़ा ही होगा,
लेकिन बहुत बड़ा होगा। सब यदि ऐसा करने लग जाए तो कितने दिनों की बात है, फिर से सब सही हो जाए। जैसे वृक्षारोपण करना, स्वयं वृक्षारोपण करना। आपको कम से कम अपनी जिंदगी में मरने से पहले हजारों की संख्या में पेड़ लगा के मरना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करना है और करवाना है, ये एक पूरा प्रण कर लीजिए। किसी का बर्थडे होता है, आप लोग सेलिब्रेट करते हो ना बर्थडे, कुछ मत करो, एक पेड़ दान करो। उसे गिफ्ट करना है तो पेड़ ही गिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत है, और उससे लगवा दो, उसे भी खुशी होगी कि चलो मेरा दोस्त कम से कम बहुत समझदार है। तो आप वृक्षों, गमले गमले 10 15 20 50 पेड़, किसी के अपने दोस्त के बर्थडे पे, खुद के बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, किसी ना किसी कार्यक्रम में कोई ना कोई जिसको आप उत्सव के तौर पे मनाते हैं लगवा सकते हैं। अपने विवाह दिवस पे हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करवा सकते हो। तो थोड़ा तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें मेथड्स बदलने पड़ेंगे, और यदि हम पर्यावरण अनुकूल कार्य करने लग जाएं तो फिर कितना समय लगेगा, चीजें बदल जाएंगी। तो वही बात मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, जीवन शैली और तकनीकी में परिवर्तन करके, जीवन शैली और तकनीकी में परिवर्तन करके हम बिजली तथा औद्योगिक उत्पादन, बिजली तथा औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, परिवहन, बिजली तथा औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, हीटिंग, हीटिंग, कूलिंग, हीटिंग, कूलिंग, प्रकाश आदि में प्रयोग की जाने वाली, प्रकाश आदि में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा के प्रयोग में कमी ला सकते हैं, ऊर्जा के प्रयोग में कमी ला सकते हैं, ऊर्जा के प्रयोग में कमी ला सकते हैं। सौर, पवन, जल, बायोमास। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वैकल्पिक ऊर्जा क्या है, इसे हेडिंग नहीं डालना, उसी पे लिखना है। लिखिए सौर, पवन, जल, बायोमास और परमाणु जैसे वैकल्पिक ऊर्जा, सौर, पवन, जल, बायोमास और परमाणु जैसे वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। परमाणु मतलब नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर है ना, वहां पे बड़े स्तर पे हजारों मेगावाट के प्लांट लगे होते हैं, जैसे कुड़पकुलम लगाया गया है ना, बहुत सारे रिएक्टर हैं। परमाणु जैसे वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाए। उत्तर प्रदेश में नरौरा, नरौरा यही बुलंदशहर के पास पड़ता है, और यहाँ पे आपका एक परमाणु रिएक्टर है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, वनों की कटाई को रोककर, अगला पॉइंट लिखिए, वनों की कटाई को रोककर संग्रहित कार्बन का संरक्षण किया जाना, वनों की कटाई को रोककर संग्रहित कार्बन का संरक्षण किया जाना चाहिए, संग्रहित कार्बन का संरक्षण किया जाना चाहिए। आज विकासशील देशों में, आज विकासशील देशों में, आज विकासशील देशों में कृषि, कृषि औद्योगिकरण और रियल एस्टेट के लिए जंगलों को काटा जाता है। आज विकासशील देशों में कृषि, औद्योगिकरण और रियल एस्टेट के लिए जंगलों को काटा जाता है। अगला पॉइंट, कार्बनिक कचरे के सड़ने पर, अगला पॉइंट, कार्बनिक कचरे के सड़ने पर मीथेन गैस का वैज्ञानिक विधियों से संरक्षण कर, मीथेन गैस का वैज्ञानिक विधियों से संरक्षण कर, मीथेन गैस का वैज्ञानिक विधियों से संरक्षण कर इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और ऊष्मा व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, और ऊष्मा व ग्रीन हाउस गैसों के, और ऊष्मा व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, और ऊष्मा व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट, प्रदूषणकारी कृषि,
प्रदूषणकारी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को सीमित कर, प्रदूषणकारी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को सीमित कर एक संसाधन व कुशल ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था, ये लिखिए, एक संसाधन व ऊर्जा का कुशल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है, कुशल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है, कुशल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। अगला पॉइंट, भू अभियांत्रिकी, जियो इंजीनियरिंग, भू अभियांत्रिकी यानी जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के उद्देश्य से, जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के उद्देश्य से पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बड़े स्तर का हस्तक्षेप किया जाता है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बड़े स्तर का हस्तक्षेप किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है, जिनमें से दो प्रकार प्रमुख हैं, पहला है कार्बन संचय, पहला मेथड है कार्बन संचय, इसे कार्बन अधिग्रहण भी कहते हैं। दूसरा मेथड है सौर विकिरण प्रबंधन। तो पहली हेडिंग डालिए कार्बन संचय, कार्बन संचय, ये क्या है? ठीक है, आसान भाषा में कार्बन संचय बता रहा हूं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, और जो भी कार्बन गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनको हमें क्या करना है? वायुमंडल में नहीं जाने देना। क्या करना है? विकास तो आप रोक नहीं सकते, डेवलपमेंट का काम तो नहीं रोक सकते, तो जो कार्बन या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, हमें उसे क्या करना है? पृथ्वी में ही रखना है। अब कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तरीका होता है कि हम वनीकरण कर दें, वन लगा दें, तो वनों के द्वारा क्या किया जाएगा? ये एक सिंक के तौर पे ये क्या करेंगे? पूरी तरीके से पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे, है ना। तो कार्बन संचय का एक तरीका क्या हो सकता है? बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे हमें क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लगाने, बड़े स्तर पे पेड़ लगाने, वनीकरण करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा। तो और क्या कर सकते हैं? इसको हम ठोस या द्रव में बदल सकते हैं, ठोस में या द्रव में बदल सकते हैं, और इसको पृथ्वी के नीचे संचय कर सकते हैं, पृथ्वी के नीचे संचय कर सकते हैं। इसको कार्बन को हम क्या कर सकते हैं? ठोस और द्रव में परिवर्तित करके। अब कहाँ संचय करेंगे? जैसे बहुत सारी ऐसी खनन गतिविधियां हैं, बड़े स्तर पे खनन हो रहा है ना, कोयले का खनन हो रहा है, तो बहुत सारी खदानें हैं, उन खदानों में इसका संचय कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं धरती के अंदर संचय करने के लिए, प्रयोग के लेकर के सरकार को नियम बनाने होंगे। तो लिखिए कार्बन संचय क्या है, लिखिए कार्बन संचय के अंतर्गत CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोककर धरती के अंदर पहुंचाने की विधि है। धरती के अंदर पहुंचाने की विधि है। धरती के अंदर पहुंचाने की विधि है, अर्थात यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वायुमंडल, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वायुमंडल से निकालकर, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वायुमंडल से निकालकर ठोस या द्रव के रूप में संग्रहित कर जमीन के अंदर रखा जाता है। ठोस या द्रव के रूप में संग्रहित कर जमीन के अंदर रखा जाता है, जमीन के अंदर रखा जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर कई ऐसे स्थान पाए जाते हैं, पृथ्वी के सतह के अंदर कई ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहां इनको संग्रहित करके रखा जाता है, जहां इनको संग्रहित करके रखा जा सकता है। जैसे पृथ्वी के अंदर कई ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहां इनको संग्रहित करके रखा जा सकता है, जैसे खनन अयोग्य कोयले की खदानें, खनन अयोग्य कोयले की खदानें। नंबर 2, पूर्ण रूप से दोहित खदानें, पूर्ण रूप से दोहित खदानें। नंबर 2, पूर्ण रूप से दोहित खदानें। नंबर 3, लवण निर्माण के स्थान इत्यादि, लवण निर्माण के स्थान इत्यादि। इसके अतिरिक्त यह है जीवाश्म ईंधन से चलने वाले बिजली संयंत्रों, इसके अतिरिक्त यह जीवाश्म ईंधन से चलने वाले बिजली संयंत्रों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े स्रोतों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े स्रोतों से कार्बन को कैप्चर कर संचय करने की प्रक्रिया है। तो ये आपका कार्बन संचय पूरा बता दिया मैंने। जैसे यह जीवाश्म ईंधन से चलने वाले बिजली संयंत्रों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े स्रोतों से कार्बन को संचय करने की प्रक्रिया है। तो पहली चीज ये, एक तो ये हो सकता है कि हम बड़े बड़े संयंत्र लगा दें और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके ठोस और द्रव में क्या करें, परिवर्तित करते जाएं। ठीक, एक तो प्रक्रिया यह है। या दूसरा प्राकृतिक उपाय वनीकरण, सबसे बड़ा उपाय यह है। तो लिखे इसके अतिरिक्त वनीकरण, आर्द्र भूमि जीर्णोद्धार, जितनी आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियों में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे खरपतवार पैदा हो जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप वहां पर मीथेन गैस का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, क्योंकि वो खरपतवार उस पर सड़ने लगते हैं। जब भी सड़ने वाली चीज, जैसे घास, ये धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में भी क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं ज्यादातर, तो जितना जहां पे सड़न उत्पन्न होगी वहां पे मीथेन बड़े स्तर पर उत्पादित होती है। तो यदि हम आर्द्र भूमियों का क्या करें, हम आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार कर दे तो वहां पर भी हम मीथेन के उत्पादन को न्यूनतम कर पाएंगे। तो आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार, जहां पे नमी युक्त भूमि, आर्द्र मतलब जहां नमी होती है, जहां पानी का भराव होता है। आप देखते हैं ना, तालाबों में जल कुंभियां लग जाती हैं और वो जल कुंभियां फिर कुछ समय बाद सड़ने लगती हैं। नदियों को जल कुंभियां कैप्चर कर लेती हैं वो भी, या फिर जो विभिन्न आर्द्र भूमि है जहां पे प्राकृतिक आवास है, यदि उनका हम क्या करें, समय समय पर उनका जीर्णोद्धार करते रहे। तो यही बात मैं लिखवा रहा हूं, आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार, सतत कृषि को बढ़ावा देना, सतत कृषि को बढ़ावा देना तथा बायोमीथेन के उत्पादन के लिए समुद्री शैवाल का उपयोग किया जा सकता है। बायोमीथेन के उत्पादन के लिए समुद्री शैवाल का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैव कचरे का तापीय निपटान के माध्यम से तापीय निपटान के माध्यम से कार्बन संचय किया जा सकता है, कार्बन संचय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त
प्रयोग किए गए तेल रिजर्व, बहुत सारे तेल रिजर्व हैं जिनको हम पूरा का पूरा उपभोग कर चुके हैं, तो वहां पे बड़े बड़े कैबिट्स बन चुके हैं, बड़े बड़े वहां पर स्थान बड़े स्तर पे हैं, वहीं पर हम कार्बन संचय कर सकते हैं। प्रयोग किए जा चुके तेल व गैस रिजर्व, प्रयोग किए जा चुके तेल या गैस रिजर्व, अन्य भूवैज्ञानिक क्षेत्र, गहरे सागर इत्यादि में भी CO2 का संग्रहण किया जा सकता है, इत्यादि में भी CO2 का संग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन संचय, इसके बारे में आपको मैंने लिखवा दिया। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, आपको पता है इसके कारण ही आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, विसंगति कृषि व्यवहार हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रही। तो पहला एक उपाय ये है। दूसरा उपाय देखो, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रही है, तो पहले हमें इसको एक व्यवस्था में बनानी पड़ेगी, या तो हम व्यापक वनीकरण कर दें ताकि कार्बन सिंक के तौर पर वन काम करें, ये कार्य करना ही है, लेकिन साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड हम वायुमंडल में व्यापक स्तर पर भेज रहे हैं, इस हमें क्या करना है, इसको ठोस या द्रव में हम इसे परिवर्तित करके कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर संचय कर दें विभिन्न जगहों पे। अगला हेडिंग डाल लीजिए, सौर विकिरण प्रबंधन। सौर विकिरण प्रबंधन, सौर विकिरण प्रबंधन लिखिए। सौर विकिरण प्रबंधन के माध्यम से, सौर विकिरण प्रबंधन के माध्यम से आने वाले सूर्य की लघु तरंगों को, आने वाली पृथ्वी पर आने वाली लघु सौर तरंगों को, लघु सौर तरंगों को परावर्तित करने की प्रक्रिया को परावर्तित करने की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि कर देना है। लघु सौर तरंगों को पृथ्वी से परावर्तित कर देने की प्रक्रिया में तीव्र परिवर्तन कर देना है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की परावर्तन क्षमता बढ़ जाती है, परावर्तन क्षमता बढ़ जाती है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, छतें हैं, छतों को सफ़ेद या पीले रंग से कलर कर देना है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। अब इसमें क्या क्या करेंगे, पहला लिखिए, छतों को पीले या सफ़ेद रंग का बनाकर। पहला पॉइंट है, छतों को पीला या सफ़ेद रंग का बनाकर। इससे क्या होगा, परावर्तन क्षमता बढ़ जाएगी, छतों को पीला या सफ़ेद रंग बना करके। दूसरा, अंतरिक्ष में बड़े दर्पण लगा करके, ये वैज्ञानिकों का कहना है, मैं आपको बस लिखवा है रहा हूँ, अंतरिक्ष में बड़े दर्पण लगा करके। तीसरा, वायुमंडल में सल्फर एरोसॉल उत्सर्जन विधि का प्रयोग करके, इससे भी पृथ्वी की विकिरण क्षमता बढ़ जाएगी। वायुमंडल में सल्फर एरोसॉल उत्सर्जन विधि का प्रयोग करके, वायुमंडल में सल्फर एरोसॉल उत्सर्जन विधि का प्रयोग करके, वायुमंडल में सल्फर एरोसॉल उत्सर्जन विधि का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये हो गए आपके विभिन्न प्रयास। ठीक, अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है। तो अब मैं आपको लेकर के आऊंगा क्योटो प्रोटोकॉल। पहला पृथ्वी सम्मेलन देखा, उसका भी उद्देश्य यही था कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हमें नियंत्रित करना है, ये बात थी। इसके बाद फिर उसी का COP3 हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था, ग्रीन हाउस प्रभाव को हमें कम करना है। उससे पहले ही मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 1987 में, जिसका काम क्या था कि भाई ओजोन परत को क्षरण करने वाली जितनी गैसें हैं उनको कम करना है। तो अब क्या क्या प्रयास किए गए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ओजोन छिद्र के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, वियना सम्मेलन हुआ था, मैंने आपको लिखवाया था। फिर इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया और इसको समय समय पर रिवाइज किया गया। तो जितनी भी गैसें हैं, इन सभी गैसेस को लेकर के तो ये देखेंगे। और इसके बाद आपका ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के क्या क्या प्रयास किए गए, इनको हम देखेंगे पूरा। ठीक है, IPCC है ना, IPCC एक संस्था है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और ये संस्था का जन्म कैसे होता है, कौन इस संस्था को बनाता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC एक संस्था बनती है, इसको बनाता ही है यूनेप के द्वारा और विश्व मौसम विभाग
WMO, ये दो मिलकर के IPCC एक संस्था बनाते हैं जिनका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है ये। तो अब इन सबको मैं नेक्स्ट सेशन पे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पे आज की विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि तब भी कोई समस्या है तो कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। बताएं। बाकी पढ़ो बच्चों, खुद से भी आप लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट वाला रिपीट कर दें, क्या रिपीट करना है? ये फर्स्ट वाला, थर्ड वाला ये नहीं समझ में आता, सिक्स वाला, सेवेंथ वाला कुछ नहीं समझ में आता। ओजोन चरण ये क्या है? ओजोन चरण क्या है? ओजोन साइकिल एक बार समझ में आता है, ओजोन चरण क्या है? चलो जो भी आपके हो आप एक बार ग्रुप में मुझे भेज देना। मैं कल आके आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है, एक बार ग्रुप में मुझे भेज देना। इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूं। आपकी इकोनॉमी की क्लास जो समय है उसी पे होगा। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।